मैं डॉक्टर भावना शर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12। तो अभी तक अपन ने तृतीय वर्ष की छात्राओं को अपन ने पिछली क्लासेस में ये पढ़ा आधुनिक काल के बारे में। आधुनिक काल का नामकरण, उसका विभाजन में पुनर्जागरण काल जो कि भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, जागरण काल जो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, छायावादी युग कब से कब तक रहे ये, इनके बारे में पढ़ा, छायावादोत्तर काल के बारे में पढ़ा, छायावाद के बारे में पढ़ा, फिर प्रगतिवादी जो कविताएं थीं उनके बारे में पढ़ा। अब अपन आज अध्ययन करेंगे प्रयोगवाद और नई कविता। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोग तो काव्य में हमेशा से ही होते आए हैं, किंतु प्रयोगवादी काव्य का श्री गणेश इस संकलन के द्वारा ही माना जाता है, क्योंकि इस संग्रह से अब तक प्रचलित कविताओं की लीक से हटकर ऐसी कविताएं थीं जो नई संविधाएं, नए भावबोध और नए शिल्प से युक्त थीं। प्रयोगवादी कवि प्रयोग करने में विश्वास करते थे। भाषा की दृष्टि से नए प्रयोग, उन्मानों की दृष्टि से नए शिल्प, शिल्प की दृष्टि से नए प्रयोग और काव्य वस्तु की दृष्टि से नए प्रयोग। इन कवियों के लिए अतः प्रयोगवाद नाम जानना सार्थक पड़ता है, क्योंकि नए नए प्रयोग किए गए, इसलिए यह नाम इसके लिए सार्थक जान पड़ता है। इन कवियों के लिए प्रयोगवाद नाम उचित और सटीक माना गया। अज्ञे ने प्रयोगवाद को साधन मानते हुए लिखा है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधन है। प्रयोगवादी कवि ने अपने व्यक्तिगत सुख दुख को, अपनी व्यक्तिगत संवेदनाओं को नए नए माध्यमों से व्यक्त किया और उस यथार्थ को अभिव्यक्ति प्रदान की जिसे वह भोगता था। दूसरे शब्दों में कहें कि मध्यम वर्गीय समाज का प्रयोगवादी जीवन में चित्रित किया। प्रयोगवादी कवि ने भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को काव्य में स्थान दिया। जीवन में निराशा, कुंठा, अनास्था, जड़ता और संघर्ष को अभिव्यक्ति प्रदान की। लघु मानव को पूर्ण गरिमा के साथ प्रतिष्ठित करने का श्रेय प्रयोगवादी कवियों को दिया जाता है। अब प्रयोगवाद के विकास ही कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ। जो प्रयोगवाद था वही बाद में नई कविता के रूप में आया। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के अनुसार ये दोनों एक ही धारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। सन 1943 से 1953 ईस्वी तक कविता में जो नवीन प्रयोग, नई कविता, उन्हीं का ही परिणाम है। प्रयोग उस काव्य धारा की आरंभिक अवस्था है और नई कविता उसकी विकसित अवस्था। वस्तुतः प्रयोगवाद और नई कविता की कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। अब इसमें आता है इसके प्रमुख कवि और उनकी कविताएं। हिंदी में नई कविता का कथ्य परंपरा से भिन्न नवीन विषयों और नवीन शैली की अभिव्यक्ति होने के कारण नवीनता को इस की प्रमुख विशेषता माना है। प्रमुख कवि और उनकी कृतियां हैं। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञे जी के संपादन में सन 1943 में हुआ। प्रयोगवाद काव्य का प्रारंभ इसे ही माना जाता है। इसमें जो तार सप्तक के प्रमुख जो कवि हैं वे ये 7 हैं: नेमीचंद जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इसके संपादक थे। और दूसरा तार सप्तक जो कि 1951 में शुरू हुआ, 1951 में प्रतिपादित हुआ, उसमें थे भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारतीय। फिर इसके बाद तृतीय तार सप्तक जो था वो 1959 माना गया है। 1959 में संपादित हुआ। उसमें थे प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये सब किसमें थे? तृतीय सप्तक में। तो कुल मिलाकर अज्ञे ने सबसे पहले सप्तक माना, उसके बाद प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक और तृतीय सप्तक।
नई कविता के कुछ प्रमुख कवि और भी थे: कुंवर नारायण सिंह, दुष्यंत कुमार, प्रभाकर माचवे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही आदि। नई कविता का प्रचार का श्रेय प्रतीक डॉक्टर जगदीश गुप्त के संपादन में सन 1954 में प्रारंभ नई कविता नामक पत्रिका को है। अब है नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो नई कविता की विषय वस्तु और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से पुरानी परंपरा से हटकर है। विषय वस्तु की दृष्टि से जहाँ इसमें नवीनता और मुक्त यथार्थवाद, बौद्धिकता, क्षणवादी जीवन दर्शन एवं लघु मानव की प्रतिष्ठा की गई है, वहीं शिल्प की दृष्टि से इनमें नवीन उपमान, प्रतीकात्मकता, बिंबात्मकता एवं भाषा के नए प्रयोग का भी रुझान दिखाई पड़ता है। संक्षेप में काव्यधारा की प्रवृत्तियों का विश्लेषण हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। इसमें है नंबर 1, नवीनता। नई कविता में नयापन है। भाव, विषय, वस्तु, शिल्प आदि दृष्टियों से वह परंपरा से विच्छेद की कविता है। अज्ञे ने संभवतः इसी कारण इन कवियों को नई राहों के अन्वेषी का नाम दिया है। संवेदना और शिल्प की नवीनता के प्रति अदम्य आकर्षण ने इन्हें कुछ ऐसा कहने के लिए बाध्य किया जो पुरानी कविता में नहीं है। फिर है बौद्धिकता। परंपरागत कविता में जहाँ भावना की प्रधानता है, वहीं नई कविता में बौद्धिकता की। नया कवि पाठक के हृदय को झंकृत करने के स्थान पर उसकी बुद्धि को झंकोरना अधिक पसंद करता है। इस बौद्धिकता की प्रधानता के कारण ही नई कविताओं में रागात्मकता का ह्रास हुआ है और विचारात्मकता की वृद्धि हुई है। फिर है अतिशय वैयक्तिकता। नई कविता में एक प्रमुख प्रवृत्ति है अतिशय वैयक्तिकता। नए कवियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन के सुख दुख को काव्य का विषय बनाकर, यद्यपि कोई अनहोनी बात नहीं की, क्योंकि कवि अपने व्यक्तिगत जीवन से एकदम असंपृक्त होकर काव्य रचना प्रवृत्त नहीं हो सकता। व्यक्तिगत जीवन का सत्य काव्य में स्फुरित होता है। भारतेंदु युग एवं छायावादी युग में कवियों ने भी वैयक्तिकता की प्रवृत्ति रही है, किंतु प्रयोगवादी युग में कवियों का अतिशय वैयक्तिकता की झोंक में कहीं कहीं तो कविता की आत्मविज्ञापन सा बना दिया है। क्षणवादिता। नया कवि क्षणवादी जीवन दर्शन को अंगीकृत करता है। उसे कल का विश्वास नहीं, भविष्य का भरोसा नहीं, इसलिए वह वर्तमान को भी सब कुछ समझकर उसे पूरी तरह भोगने का आकांक्षी है। फिर है भोगवाद और वासना। नई कविता में भोग और वासना का स्वर विद्यमान है। आज का कवि प्रत्येक क्षण को केंद्रित स्तर पर भोगने के लिए उत्सुक है। संभवतः इसी कारण नई कविता में दूषित मनोवृत्ति का चित्रण अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। फिर है यथार्थवादिता। नई कविता का दृष्टिकोण यथार्थवादी है। जीवन को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना नए कवि की उद्देश्य रहा है। यही कारण है कि नई कविता की विषय वस्तु, प्रतीक, उपमान, भाषा आदि यथार्थ पर आधारित हैं। सीधे साधे सरल शब्दों में सहज अभिव्यक्ति करते हुए इन कवियों को अपने यथार्थ रुझान का ही परिचय दिया है। शरद देवड़ा की कविता में इन्हीं पंक्तियों को दिखाया। बंद कमरे में, गरमाई फिजा में, कुठरी और गुड़मुड़ में। फिर है आधुनिक युगबोध। प्रयोगवादी कविता में आधुनिक मानव के जीवन में विद्यमान यातना, घुटन, कुंठा, द्वंद्व, निराशा को अपने काव्य का विषय बनाया। इस कविता में ब्रह्मा की सत्ता के स्थान पर मानव की सत्ता की स्थापना हुई है। फिर है प्रणयानुभूति। प्रयोगवादी कवि में कवि ने प्रणय भावना का निरूपक अकुंठ रूप में किया है। अज्ञेय की अनेक कविताओं में हमें प्रेम का यही रूप देखने को मिलता है, जो कि प्रेम को ये यौनाकर्षण को नहीं मानते जो कि शरीर के स्तर पर जन्म लेता है। प्रेम का मूलाधार शरीर ही है, भले ही उसकी उच्च भूमि तक वह पहुंचता हो, ऐसी उनकी धारणाएं हैं। फिर है लोक संस्कृति। नया कवि लोक से जुड़ा हुआ है। लोक जीवन की अनुभूति, सौंदर्यबोध, प्रकृति, बिंब और शरीर, शब्द, उपमान नई कविता में प्रचुरता से मिलते हैं। शिल्प विधान। नई कविता का शिल्प भी परंपरागत काव्य से भिन्न है। नए उपमान, नए प्रतीक, नए बिंब इन कवियों का विशेष मोह जान पड़ता है। पुराने प्रतीकों का जादू और उनकी यथार्थता अब खो गई, अतः उसमें नए उपमान विद्यमान हो गए। नए कविता के जो प्रमुख
कवि हैं और उनकी कृतियाँ, उसमें हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनकी हरी घास पर क्षण भर, बाबा अहेरी, दिनमान, प्रतीक, टाइम्स, नवभारत टाइम्स, इस टाइप की बहुत सारी इन्होंने नई नई अलग अलग रचनाएं लिखी। गजानन माधव मुक्तिबोध ने तार सप्तक के जो कवि हैं, कामायनी पर पुनर्विचार, नई कविता, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी कमल के फूल, वीणा की दीनता, खुशबू, शिलालेख, व्यक्तिगत, कालजयी, अनाम, तुम आते हो, काफ़ी सारे कवि हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, गुरु नारायण, कुंवर नारायण, शमशेर बहादुर सिंह, जगदीश गुप्त, ये सभी नई कविता के कवि हैं। दुष्यंत कुमार, श्रीकांत वर्मा, रघुवीर साय, हरिनारायण व्यास, राजकमल चौधरी, रामदरस मिश्र, धूमिल, लीलाधर जगूड़ी, ये सभी नई कविता के कवि हैं। इसके बाद उदय हुआ समकालीन हिंदी कविता का। समकालीन हिंदी कविता 1960 के बाद की कविता को नाम दिया गया। इसमें इसे साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, अकविता, अभिनव कविता, यदुस्सुवादी कविता, बीट कविता, अस्वीकृत कविता, अति कविता, सहज कविता आदि कविताओं के नाम से भी इसे जाना गया। इसमें अनेक साइन बोर्डों का केवल एक ही अभिप्राय है कि साठोत्तरी कविता नई कविता से कुछ अलग और हटकर है। समकालीन कवियों में से कुछ प्रमुख हैं विश्वनाथ तिवारी, रघुवीर साय, श्रीकांत वर्मा, धूमिल, लीलाधर जगूड़ी, ये सब समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। सन 1975 से लेकर अब तक की कविता संख्यात्मक दृष्टि से अधिक समृद्ध थी, क्योंकि अनेक संकलन प्रकाश में आए। फिर इसके बाद आई समकालीन हिंदी कविता के बाद आई हिंदी नवगीत परंपरा। इसका उदय हुआ 1960 में। नवगीत परंपरा का प्रारंभ डॉक्टर शंभू सिंह 1960 ईस्वी के उपरांत स्वीकार करते हैं। उनके द्वारा अज्ञे जी नहीं नवगीत परंपरा के सूत्रधर थे। सत्य तो यह है कि नवगीत नई कविता का गीतात्मक रूप है। नवगीत क्या है? नई कविता का गीतात्मक रूप। गीतात्मकता कविता का इतना शक्तिशाली तत्व है कि नई कविता भी इसे छोड़ नहीं सकी। यही गीतात्मकता जब नई कविता से जुड़ गई तो नवगीत कही जाने लग गई। तो इस प्रकार हिंदी नई नवगीत परंपरा में जो प्रमुख कवि हैं वो हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह, इनकी कविता आओ खुली बयार, ठाकुर प्रसाद सिंह की वंशी और मादन, रामदरस मिश्र की पथ के गीत, रविंद्र भ्रमर, उमाकांत मालवीय, वीरेंद्र मिश्र, बालस्वरूप राही, सोम ठाकुर, कुमार रविंद्र, इस टाइप से ये सारे जो कवि हैं वे हिंदी नवगीत परंपरा के प्रमुख कवि हैं। हिंदी नवगीत परंपरा की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वर्तमान विसंगतियों का चित्रण, लोक जीवन की अभिव्यक्ति, परिष्कृत सौंदर्य बोध, जनभाषा का प्रयोग, लोक धुनों का प्रयोग, नवीन बिंब योजना, नवीन प्रतीक योजना, नवीन उपमान योजना, इस प्रकार ये सब इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। फिर समकालीन साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं भी हैं। इसमें पत्रिका का नाम प्रतीक, जो कि जिसका संपादन अज्ञे जी ने किया, कविता जिसका है भागीरथ भार्गव जी ने किया, निकष इनका धर्मवीर भारती जी ने किया, संकेत उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा संपादित हुई। और इसमें जो कुछ पत्र थे, धर्मयुग ये धर्मवीर भारती द्वारा संपादित हुआ, दिनमान घनश्याम नारायण पंकज, रविवार उदयन शर्मा द्वारा, बामा बिमला पाटिल द्वारा। इस प्रकार काफ़ी सारी पत्रिकाएं और पत्र पत्रिकाएं भी हिंदी नवगीत परंपरा के उसमें प्रकाशित हुई। और इस प्रकार अपन ने बीए तृतीय वर्ष की छात्रों का ये जो चतुर्थ आपका यूनिट है, चतुर्थ इकाई जो है वो आधुनिक काल और उसकी प्रवृत्तियाँ, ये संपूर्ण हुई और आज अपनी चतुर्थ इकाई समाप्त हुई। अपन ने इसमें पूरा आधुनिक काल का अध्ययन किया, उसमें कौन कौन से युग थे, उनकी क्या क्या प्रवृत्ति थी, उनके कौन कौन से विशेष लेखक थे, उनकी कौन कौन सी रचनाएं थीं, इन सब का अध्ययन अपन ने इस यूनिट में किया। तो बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं की चौथी यूनिट आधुनिक काल अपन ने संक्षिप्त में आज पढ़ी और उसे कंप्लीट किया। धन्यवाद।